जय हिंद। ज्योमेट्री की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अपग्रहित, जिसको हम कहते हैं एक्सियम। उसके बाद पढ़ेंगे पोस्टुलेट, जिसको कहते हैं अवधारणाएं। ठीक है, तो जब आप ज्योमेट्री की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत जगह ये नाम मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने पहले भी बताया था, किसी भी बुक को पढ़ने से पहले हर एक शब्द का माने पता होना चाहिए, तभी आप बुक को अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं एक एक करके अपग्रहित क्या होती है और अवधारणाएं क्या होती हैं। ठीक है, अपग्रहित, एक्सियम और अवधारणाएं, जिसको कहते हैं पोस्टुलेट। ठीक है, तो अपग्रहित और अवधारणाएं क्या हैं? एक कल्पना है, ठीक है, जो कि सर्वव्यापी सत्य होती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं। इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इनको हम प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती या सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? अपग्रहित और अवधारणाएं कहलाती हैं। ठीक है, अपग्रहित और अवधारणाएं कल्पनाएं हैं जो कि सर्वव्यापी सत्य होती हैं। इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है या सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद है अपग्रहित में कल्पना किसी भी वस्तु चीज के बारे में की जा सकती है। ठीक है, किसी भी वस्तु या चीज या फिर किसी भी मैथमेटिक्स गणित के बारे में की जा सकती है, लेकिन जो अवधारणा है, जो पोस्टुलेट है, केवल ज्यामित आकृतियों, ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री में करते हैं। ठीक है, केवल उसको, जो पोस्टुलेट है, जो अवधारणाएं हैं, उसको कहाँ करते हैं? सिर्फ ज्यामिति आकृतियों में करते हैं। ठीक है, इसको या और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ऐसा क्या लिखा है? ऐसे आधारभूत तथ्य, ठीक है, आधारभूत तथ्य को कहते हैं बेसिक फैक्ट, जो बिना प्रमाण के सत्य मान लिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? एक्सियम या पोस्टुलेट, अपग्रहित या अवधारणाएं कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे आधारभूत तथ्य जो बिना प्रमाण के, मतलब जिसको प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सत्य मान लिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? या फिर वो अवधारणाएं होंगी, या फिर क्या होंगे? अपग्रहित होंगे, या फिर एक्सियम होंगे, या फिर पोस्टुलेट होंगे। ठीक है, अब यहाँ अपग्रहित के बारे में 5, यहाँ पर 7, कुल 7 टॉपिक हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इन दोनों को अलग अलग लिखना था, लेकिन एक में कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं उससे। तो अपग्रहित, जिसको कहते हैं एक्सियम, नंबर 1 पॉइंट है, जो वस्तुएं किसी एक ही वस्तु के बराबर होती हैं, आपस में भी बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने, तो यहाँ 2 वस्तुएं हमने ले लिया। ठीक है, इन 2 वस्तुएं ले लिया, हमें ये अभी पता नहीं है बराबर है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अगर इसके बराबर है, ये तीसरी वस्तु आ गई, यहाँ पर तीसरी वस्तु आ गई, पहले इस वस्तु को रख लेते हैं। तो 2 वस्तु है, ठीक है, 2 वस्तु है, तो 2 वस्तु, अगर तीसरी वस्तु ये आ गई, ठीक है, ये वाली इसके बराबर है और यही वाली, ये दूसरी वाली इसके बराबर है, तो ये तीनों क्या होंगी? आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे देखिए, पहला, जैसे ए बराबर है बी के, ठीक है, और बी बराबर है सी के, तो हम यहाँ डायरेक्ट कह सकते हैं ए बराबर होगा सी के। ठीक है, ए बराबर होगा सी के, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 2, यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए, पहले जोड़ने वाला समझ लेते हैं। यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। ठीक है, यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। जैसे यहाँ 5 है, ठीक, 5 बराबर 5, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, 5 बराबर 5 कोई वस्तु भी हो सकती है। ठीक है, तो 5 बराबर 5, अगर इस बराबर में कोई बराबर को जोड़ा जाए, यहाँ पर मान लीजिए 2 जोड़ रहे हैं, इधर भी और इधर भी, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से यह घटाया जाए, यहाँ अगर जैसे यहाँ 3 बराबर यहाँ 3 है, तो यहाँ इसको मान लीजिए हम 2 घटा रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं, बराबरों में से बराबरों, ठीक है, बराबर हैं दोनों, बराबरों में से बराबर को घटाया जाए। ठीक है, यहाँ -2 कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से 1 आ जाएगा, बराबर 1, ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, देखें फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है? वह वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, वह वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती क्या होता है भैया? देखिए,
संपाती मतलब वह वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती मतलब जैसे एक त्रिभुज यहाँ है, दूसरा त्रिभुज भी इसी के आकार का हो, ठीक है। त्रिभुज भी एक प्रकार का वस्तु है, अगर इसको काट लेंगे किसी कागज को त्रिभुजाकार में तो भी क्या हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज है, ठीक है। दूसरा इसी के समान त्रिभुज अगर और दूसरा बना दिया जाए, ठीक है, इसी के बराबर एकदम, इसी के समान एकदम दूसरा त्रिभुज बना दिया जाए तो इसी के ऊपर इसको या इसके ऊपर इसको रखने पर दोनों संपाती हो जाएंगे, मतलब बराबर बराबर ढक लेती हैं, तो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती मतलब दोनों बराबर हैं तो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। वह वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं, दोनों परस्पर संपाती हैं। संपाती मतलब एक के ऊपर एक रखने पर रखी जाए तो दोनों ढक लें तो एक दूसरे के बराबर होंगी, ठीक है। उसके बाद है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। नंबर 4 पॉइंट है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, जैसे पूर्ण है, ये पूर्ण हमने कोई वृत्त काट लिया, ठीक है। वृत्त इसको हमने 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो इसका हमने ये वाला भाग ले लिया, 1/4 भाग ले लिया यहाँ से, ठीक, 1/4 भाग ले लिया। तो क्या कर रहा है, पूर्ण अपने भाग, ये इसका भाग ही तो है, पूर्ण का ये भाग ही तो है, तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अगला पॉइंट नंबर 5, एक ही वस्तु के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, इसको समझते हैं। एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे हमने यहां पर x मान लिया और इसको 2 गुणा कर दिया, ठीक है, ये बराबर आता है y, ठीक, और इसी को हमने फिर 2x, ठीक है, कोई ये वस्तु एक ही वस्तु है, इसके दुगने कर दिया, ठीक है, दोनों में, और ये जो इसका मान आएगा ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है, y बराबर z, ठीक है। एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे हमने यहाँ देखिए, इसको त्रिभुज से समझते हैं, ये तो समझ गए होंगे। इसको वस्तु के अनुसार अगर समझते हैं तो कैसे समझेंगे, देखो, जैसे हमने त्रिभुज बनाया, ठीक है, इसको हमने दुगुना कर दिया, दुगुना कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक। यही वस्तु, यही मतलब इसी आकार का दूसरा त्रिभुज है, फिर इसका दुगुना कर रहे हैं, फिर इसी के बराबर आ रहा है, तो वही कह रहा है एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दुगने, ये दोनों एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु के दुगने परस्पर ये भी बराबर होंगे, ठीक है। एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, ठीक। फिर दूसरा है एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। देखिए, जैसे एक ही वस्तु हमने बनाया वृत्त, ठीक है, वृत्त को हमने यहाँ वृत्त बनाया तो केंद्र भी होगा कहीं, जब वृत्त के केंद्र से दोनों परिध को मिला देते हैं, परिध की 2 बिंदुओं को, तो क्या कहलाता है, व्यास। अब व्यास किसी वृत्त को आधा कर देता है। तो यहाँ से क्या कह रहा है, एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं, तो यहाँ से ये आधा, ठीक, और ये आधा, ये दोनों आपस में परस्पर बराबर होंगे, ठीक है। यही कह रहा है एक ही वस्तु के आधे, ये वस्तु है, इसको आधा कर दिया, 1/2 और 1/2, तो एक ही वस्तु, ये एक पूरा है, इसको आधा, ये आपस में बराबर, आधा आधा क्या होता है, बराबर ही तो होता है, आधा आधा मतलब बराबर होता है। तो इसमें 7 पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट, जो वस्तुएं किसी एक ही वस्तु के बराबर होती हैं आपस में भी बराबर होती हैं, ये सब लिखा है, इसको पढ़ लीजिएगा और नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अवधारणाएं क्या होता है, ठीक। आइए देखते हैं अवधारणा शब्द क्या कहता है। अवधारणा है पोस्टुलेट। पहला है एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु, हमने बिंदु को बताया था, बिंदु को कैपिटल लेटर से मानते हैं ना, पहला बिंदु एक ए, दूसरा बिंदु बी। एक बिंदु से अन्य बिंदु, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, एक सीधी रेखा
खींची जा सकती है, ठीक है। या दो बिंदुओं के बीच केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, दो बिंदुओं के बीच केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। वैसे तो कई रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन सीधी कहे तो सिर्फ एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। जैसे एक बिंदु से कहे, अगर एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। एक बिंदु कोई है यहाँ पर, तो इससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ऐसे 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 खींचिए बहुत सारी रेखाएं, ठीक है। तो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो बिंदुओं से केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। और एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से असंख्य, अनंत, इनफाइनाइट रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एक शांत रेखा या रेखाखंड कह लीजिए को अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए शांत रेखा है, ठीक है, ये भी एक शांत रेखा है, ठीक, ये भी एक शांत रेखा है, तो या इसको रेखाखंड भी मान सकते हैं। तो ये इसको दोनों तरफ हम अनिश्चित रूप से अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इधर भी और इधर भी, ठीक है। दोनों तरफ अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी बिंदु को केंद्र मानकर, ठीक है। यहाँ पर हमने मान लिया पी ओ कोई बिंदु है, ठीक है, ओ कोई बिंदु है, ठीक, ओ कोई बिंदु है और किसी भी त्रिज्या, मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया, ठीक है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया, तो एक वृत्त हम खींच सकते हैं। किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींच सकते हैं। अब इसमें क्या बताइए, क्या इसमें सिद्ध कर सकते हो आप? कुछ सिद्ध नहीं कर सकते हो ना। तो ये सब क्या है, कल्पनाएं, ऐसी कल्पनाएं जो सार्वभौमिक सर्वव्यापी सत्य हो, क्या कहलाती हैं, अपगृहीत या अवधारणाएं। अवधारणाएं केवल ये ज्यामिति में होता है, ठीक है। उसके बाद है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण मतलब 90 अंश। समकोण मतलब क्या होता है, 90 अंश। सरल कोण मतलब 180 अंश, ठीक है। तो समपूरक मतलब 180 अंश, कोट पूरक मतलब 90 अंश ना। तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण है ना, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर। जैसे यहाँ पर 90, ठीक है, यहाँ पर 90 बन जाएगा, ये 90, ठीक है। उसी तरीके से ये ऐसे भी बना सकते हैं 90, ठीक, ये भी 90। देखो 90 जब भी कोण बनेगा तो यहाँ पर कोण को ऐसे वर्ग बनाकर दर्शाते हैं, ठीक है। 90 जब बनेगा तो ऐसे वर्ग बन जाएगा, ठीक है। और वैसा जो कोण बनेगा तो वहाँ ऐसे हम डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे 30 अंश है तो ऐसे हम ऐसे त्रिज्यखंड के अनुसार त्रिज्यखंड की तरह बनेगा। लेकिन जहाँ 90 अंश बनेगा वहाँ हम ऐसे वर्ग की तरह से ऐसे हम दर्शाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी बन जाएगा। देखो ये भी 90, ये भी 90, ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना। सभी समकोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। भुजा चाहे जितनी बड़ी हो जाए लेकिन कोण तो बराबर ही रहेगा। भुजा ये चाहे जितनी बड़ी हो जाए लेकिन यहाँ कोण ये हमेशा 90 अंश रहेगा, है ना। तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 5। यहाँ से यह पॉइंट क्या कहता है कि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर जब गिरती है, ठीक है, तो इस सीधी रेखा जो गिरी है ऊपर से, मान लीजिए तिर्यक रेखा जो गिरी है, इसके एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग, जैसे मान लीजिए ये कोण x और ये कोण y, इन अंतः कोणों का योग अगर दो समकोण से कम है ना, दो समकोण मतलब 90 90 180, 180 अंश से अगर कम है, x प्लस वाई ये कितना है, कम है किससे, 180 अंश से, ठीक है, 180 अंश से कम है, तो ये दोनों रेखाएं जो सीधी रेखाएं मान लीजिए यल और यम हैं, तो ये दोनों सीधी रेखाएं इसी ओर, जिस ओर ये कोण कम है, इसी ओर कहीं ना कहीं अनिश्चित रूप से इन दोनों रेखाओं को बढ़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। वही लिखा है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर के दो अंतः कोण x और y, ठीक है, इस प्रकार बनाएं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों, है ना, दो समकोण मतलब
90 90 180 से कम हो तो, दो समकोणों से कम हो तो, ठीक है, जिधर मुंह बंद रहता है ना वो कम ही तो रहता है, कम हो तो वह दोनों सीधी रेखाएं, तो वह दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। कहने का मतलब जिधर कम रहेगा उधर ये दोनों रेखाएं आपस में मतलब आगे बढ़ाए जाने पर कहीं ना कहीं ये प्रतिच्छेद कर देंगी, ठीक है, आपस में इंटरसेक्ट कर देंगी, आपस में क्या कर देंगी, यहाँ पर क्या लिखा गया है, अनिश्चित रूप बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं। यहाँ करेंगे मतलब मिलती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं, एक ही बात है, मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है, ठीक है। जैसे इंक ही खत्म, देखो जैसे हमने यहाँ पर ये रेखा बनाई और ये रेखा, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है, ये रेखा इस पर गिर रही है, ठीक, तो यहाँ से x और y का मान क्या हो जाएगा, दो समकोणों से कम है, ठीक है। अगर दो समकोण से कम है मतलब 180 अंश से कम है तो ये इन दोनों रेखाओं को अगर आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, आगे बढ़ाया जाए तो इसी ओर काटेंगी जिस ओर यह मान कम होता है, मतलब आगे बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं ये क्या करेंगी, आपस में इंटरसेक्ट कर देंगी या आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो नंबर 5 पॉइंट क्या है, जब दो सीधी रेखाओं पर कोई एक रेखा सीधी रेखा गिरती है तो उस सीधी रेखा जो गिरी है उस सीधी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण का योग अगर दो समकोण से कम है तो वे दोनों सीधी रेखाएं को आगे बढ़ाया जाए, जिस ओर कम है उसी ओर अगर आगे बढ़ाया जाए तो वे आपस में कहीं ना कहीं क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं ना कहीं काट देंगी, ठीक है। तो ये था आज अपगृहीत और अवधारणाएं का टॉपिक, ठीक है। आई होप आप अपगृहीत और अवधारणाएं समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।